हाँ जी, ये 2023 में आया हुआ पेपर है और इससे पहले अपने इसके ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। 2023 पार्ट ए है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि अति लघुत्रात्मक आते हैं जिनको अपने बोलते हैं, वन लाइनर बोलते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, खाली जगह भरने वाले। ये क्वेश्चन अपने देखते हैं तो डायरेक्ट भरने होते हैं, ये लिखने होते हैं आंसर इनके। 95 और 152 का महत्तम समापवर्ती HCF पूछा है 95 और 152। तो पहले दोनों के फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर मेथड से कर लें, अदरवाइज एक वो जो जिसको अपने बोलते हैं डिवीज़न मेथड, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो डिवीज़न मेथड बढ़िया रहता है। तो 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 19 5 है 95, इसी से कर देते हैं अपने। 152 में करेंगे तो पहले 2 से जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 7 14 और 2 6 12 76 आ गया। फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 38 आ जाएगा, 3 2 6, 1 बचा 16, 8 2 16। फिर 2 से जाएगा तो 19 आ जाएगा, और फिर 19 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन 19 ही आ रहा है, तो ये इसका HCF है। तो HCF आ जाएगा, ये कॉमन आ रहा है 19, तो HCF आ गया 19। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है एक सवाल इसका, कि हमारे पास सर्कल है, 3 बना लेता हूँ। अब एक से ही चलो चला लेते हैं काम। सर्कल जो है इसके बाहर कोई पॉइंट है, अगर मान लो बाहर पॉइंट है, तो इससे सर्कल पर 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन यहाँ क्या कर, तो बाहर से 2, बाहरी बिंदु से कितनी? 2। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है, सर्कल के ऊपर ही पॉइंट है, दोबारा बनाते हैं सर्कल को। अब सर्कल के ऊपर ही पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ऐसे एक ही टेंजेंट, एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। तो सर्कल के वृत्त के ऊपर से एक स्पर्श रेखा, और सर्कल के अंदर अगर है तो मैं सीधा बता देता हूँ कि कोई पॉइंट अंदर है, जैसे ये पॉइंट है, तो इससे स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इसका आंसर आएगा नहीं, कोई नहीं, यानी कि 0। तो इसका आंसर आ गया आपका वृत्त पर स्थित है। वृत्त पर स्थित है तो 1 का आंसर आ जाएगा। हिंदी में लिखेंगे तो 1 लिख देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। उसके बाद cos स्क्वायर 45 की वैल्यू पूछिए। cos 45 की वैल्यू होती है, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2। स्क्वायर कर देते हैं, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1/2। फिर वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। देखो ये सर्कल है, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट और सर्कल क्या कह रहा है? द कॉमन पॉइंट। इंग्लिश में तो कहते हैं टेंजेंट पॉइंट, और हिंदी में कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये पॉइंट पूछ रहा है ये, तो इस पॉइंट का आंसर आ जाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु इंग्लिश में कहेंगे तो टेंजेंट पॉइंट, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह देते हैं। ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा सही रहेगा, टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, यदि 5 7 9 x का समांतर मध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, यदि 5 है, 7 है, 9 है, x का समांतर मध्य, मीडियन पूछा है, सॉरी मीन पूछा है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताया है कि सबको जोड़ देना है, तो
सबको 5, 7, 9 और x इसको जोड़ दिया, टोटल कितने नंबर है? 4 नंबर। तो ये मीन आ जाता है, और ये मीन कितना दे रखा है? 9 ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो 7, 9, 16, 16 और 5 21 प्लस x, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 21, 36 में से 21 गया तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो अंकों का योग 7 कब कब आएगा? तो अंकों का योग 7 कब कब आएगा देखते हैं। दो पासे अपने एक साथ फेंके तो कुल परिणाम कितने हो गए? टोटल तो हो गए 36। अब अपने ये प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, प्रायिकता डायरेक्ट क्या है? दो पासे एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम, एक पासे पर 6, दो पासे पर 36 परिणाम आएंगे। लेकिन हमें ये कह रहा है कि योग 7 आना चाहिए। तो योग 7 या तो पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पासे पर 4 आ जाए, या पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पासे पर 3 आ जाए, या पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, या पहले पासे पर 2, दूसरे पर 5 आ जाए, या फिर ऐसा हो कि पहले पासे पर 6, दूसरे पर 1, या पहले पर 1, दूसरे पर 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परिणाम बनेंगे। कितने परिणाम बनेंगे? अनुकूल कितने बनेंगे? 6। तो 6/36 आ जाएगा। ये तो फेवरेबल है और ये टोटल आउटकम्स हैं। तो 6/36, 6 एकम 6, 6 छक्के 36। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। यहाँ आपसे अगली बार और पूछ सकता है, 8, 9 कुछ भी कह के, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और देख लेते हैं, और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न काफ़ी हैं और उनको कंप्लीट करेंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न ये रहे, यहाँ से स्टार्ट है तीसरा प्रश्न। थोड़ा समय लगेगा इसको, ठीक है, फिर भी अपने धीरे धीरे करते हैं। के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? देखो मैंने आपको बताया है कि जब पहले तो दो लाइन आपस में काटती है तो एक सॉल्यूशन होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जब दो लाइन एक के ऊपर एक होती है, ठीक है, तब क्या कहते हैं हम कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी कि इसकी कंडीशन तो ये A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नहीं होता। सेकंड में A1/A2 इक्वल हो जाता है B1/B2 के, नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसमें A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो हमें ये कंडीशन लेनी है, ये कंडीशन लेनी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको अपने देखते हैं। तो A1 अपने पास पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपके ध्यान में रहेगा। तो इक्वेशन क्या है? एक तो है 3x - 2y इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है kx + 5y। यहाँ से अपने देखें तो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -2 और C1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू k, B2 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू 0। तो अब जब अपने A1/A2 करते हैं तो B1/B2 और C1/C2। क्यों लिखा मैंने ऐसे? क्योंकि अनंत हल हैं। कितने हल हैं? इनफाइनाइट हल है। इन दोनों समीकरण को संयुक्त रूप से कितने हल हैं? तो अनंत हल हैं। अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये कंडीशन लगती है।
तो अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों से ही सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि के पहले में आ रहा है। तो A1 3, A2 K, B1 कितना है -2, B2 5। यहाँ से अगर अपने K की वैल्यू निकालें तो K की वैल्यू आ गई आपकी ये 5 3 और ये 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2K = 15। तो K की वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाई -2, तो ये K की वैल्यू आ गई भाई, ये K की वैल्यू आ गई। तो ये 1 नंबर के लिए करना था, डायरेक्ट इतना ही लिखना था, बस अनंत हल है, ये इतनी ही लाइन लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखे। हिंदी में श्रीधराचार्य, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला यही होता है, यही लिख देते हैं अपने, ax² + bx + c = 0। इसको सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला होता है x = -b ± रूट में b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला लिखना था आपने, ठीक है। उसके बाद किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D है तो पांचवा पद क्या होगा, 5th। तो A5 ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया हुआ A + 4D हो जाएगा। एक कम हो जाता है यहाँ पे D के साथ। फिर उसने कहा है कि समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर कौन सी होती हैं? तो सिमिलर फिगर की विशेषता ये होती है कि उसमें जो एवरी एलिमेंट इन जो एक जैसे एलिमेंट होते हैं जिनको अपने कोरस्पॉन्डिंग संगत, जैसे संगत भाग जो हैं वो समान अनुपात में होते हैं। समरूप जो दिखने में समान होती हैं, समरूप। तो इसमें अपने परिभाषा क्या लिखेंगे कि समरूप आकृतियां जो हैं, कैसी आकृतियां? समरूप आकृतियों में संगत भाग, ऐसी आकृतियां जिनके संगत भागों का अनुपात बराबर होता है। संगत भाग का मीन्स हो गया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो इक्वल हो, उनका रेशो इक्वल होता है। जैसे दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो इसके कोण बराबर होंगे, कोण बराबर, और संगत भुजाएं यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स समान रेशो में होंगी, समान अनुपात में। नेक्स्ट है इसका मान ज्ञात करना है भाई। 2 tan 30 और 1 - tan² 30, 2 tan 30 और 1 - tan² 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कर देते हैं अभी। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan 30 बटा में 1 + tan² 30 माइनस है, सॉरी भाई। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया 2 एकम 2/√3, नीचे क्या हो गया 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। फिर ये आ गया 2/√3 और पूरे के बटा में 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, तो 2/√3 और बटा वाले को उल्टा करके लिख दें गुणा में, 2 से 2 कट गया, 3/√3, और जो ऊपर वाला 3 है इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3, और नीचे भी √3 है, 1 कट जाएगा तो आ जाएगा √3। ये आंसर है इसका। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ, यहीं देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ये कर रहा हूँ मैं अब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू ये है साइन थीटा। तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 मीटर। ऐसे करना था, तो इसकी जगह लिख देना है साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू साइन 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से दूरी कितनी, इंग्लिश में पढ़े। फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो देखते हैं इसको। ये टावर है और इस टावर को ये ऐसे करके ये दूरी है, और ये यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है कितना, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, हिंदी वाले अवनमन कोण कहते हैं इसको। तो ये 30 डिग्री है, यहाँ बनेगा तो यहाँ भी 30 ही बनेगा। हमें पूछा गया कि ऊंचाई तो 10 मीटर है, ये लंब दिया हुआ और ये इसका आधार है। इंग्लिश में कहें तो इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो 10 होता है। क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर 10, आधार ज्ञात करना है, यानी ये दूरी ज्ञात करनी है बेस से, या 90 बन रहा है, ये दूरी ज्ञात करनी है आपने। ये कितनी है, एंगल बन रहा है, तो 10/20 10/20 10 30। तो यहाँ से आ गया 10/20 इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीपल कर दो भाई, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10√3, 10√3 मीटर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 7 नंबर। अब अपने करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है भाई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 नंबर ये है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात। ये मैंने आपको पहले बताया, फिर से बता देता हूँ। जैसे ऊंचाई और छाया का अनुपात, छड़ की लंबाई और ये उसकी छाया है, इसका अनुपात दे रखा है आपको, एंगल पूछा आपसे। ये 1 है, ये √3 है, 1x √3x, तो निकाल दो भाई। ठीक है, तो छड़ की लंबाई या ऊंचाई बटा में छाया, ये क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो ये अपने पास दिया हुआ है 1x, ये लंबाई दी हुई है, छाया कितनी है √3x, x से x कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। ये tan थीटा 1/√3 tan 30 पर होता है, 30 पर, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। कितनी आ गई, 30 डिग्री। इतना ही सॉल्व करना था, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपने, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एक छोटा सा डायग्राम बना के छड़ की लंबाई बटा छाया की लंबाई tan थीटा, और इसको सॉल्व कर देना आपने। इसके बाद है 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींची और उसे 2:3 में विभाजित, दोनों को भागों में मापी। ये अब ये सिलेबस से हट गया है, इसको करना नहीं है।
सॉरी है थोड़ा बहुत, लेकिन ये अपने इसको डायग्राम को बना के ही कर सकते हैं, तो इसको अलग से बताया जाएगा आपको। अब किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड के केंद्र पर बनने वाला कौन? ये कह रहा है इफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है चौथा हिस्सा ऑफ द सर्कल, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ऑफ फॉर्मेट। सीधा आंसर लिखना था 90 डिग्री। वृत्त के चतुर्थांश में कोशिश करें 1 नंबर के क्वेश्चन का जिसका सीधा सीधा आंसर है उसका सीधा सीधा आंसर ही लिखें। वृत्त का जो चौथा हिस्सा है वो एंगल 90 का ही बनाता है। छठा हिस्सा पूछता तो 6 हिस्से कर देते, अब चौथा हिस्सा पूछा है तो जो टोटल एंगल 360 और 4 से कर दिया डिवाइड तो 90 डिग्री आ गया त्रिज्यखंड वाला। तो ये आपका मैंने आपको सेक्शन ए पूरा करा दिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।